हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट का 2022, 23, 24 इसमें से मैथ वाले पोर्शन में जितने भी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स के 50 क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैथ की ये मिनी मैराथन है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम के आते हैं आपके 15 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो अगर आप इसको कर लेते हैं इन 50 क्वेश्चंस को तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट जो 2022, 23, 24 यानी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा गया है वो आपका नहीं छूटेगा और बहुत अच्छे से बताएंगे इसका। हालांकि नंबर सिस्टम का प्रॉपर क्लास आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर हमने इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 50 लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें सही वाला पता करना है। ये बहुत मिस्टेक हो जाती है सही गलत के चक्कर में। ठीक है, तो सही पता करना है। क्या है? एक दोनों है, एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या। हमें पता होना चाहिए कि एक जो वन है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले प्राइम और कंपोजिट की हम प्राइम यानी अभाज्य, प्राइम यानी अभाज्य और कंपोजिट, कंपोजिट यानी कि भाज्य की जो कंडीशन होती है, शर्त होती है, उसको देख लेते हैं। कोई भी संख्या अभाज्य कब होगी? जब उसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। कितने होंगे? दो गुणनखंड होंगे, और वो भी कौन होंगे? एक वो एक होगा और दूसरा वह संख्या इटसेल्फ यानी स्वयं होगी। कोई भी संख्या अभाज्य तब होती है जब उसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसमें से एक तो होता है एक और दूसरा वह स्वयं होती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम भाज्य की बात करें तो भाज्य में होता है इसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? तीन गुणनखंड हो। इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम तीन हो। वो क्या हो सकते हैं? एक तो एक हो सकता है, दूसरा वह संख्या स्वयं हो सकती है, और तीसरा कोई भी अन्य गुणनखंड हो। तो दो से अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं को भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, और केवल दो गुणनखंड वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दो की, तो दो के बारे में आप सभी जानते होंगे कि दो एक ऐसा नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और यही एक सिंगल अभाज्य संख्या है जो कैसी है? सम है। तो सिंगल अभाज्य संख्या जो सम है वो दो है। यही अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दो से नीचे कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। और दो के गुणनखंडों की बात करेंगे तो एक से भी दो कट जाता है और दो से भी दो कट जाता है। तो जो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? दो से होती है। ठीक है, तब बात आती है एक की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है। अगर हम एक के बारे में बात करें तो एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि एक का गुणनखंड आप एक से ही एक को काट सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। इसीलिए एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है ना ही अभाज्य की। तो नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, यानी ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्याओं, कौन सी संख्याएं हैं? संख्याओं 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? शून्य की अवधारणा आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। किन्हीं भी संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो शून्य का निर्धारण कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब 2 और 5 का गुणा होता है तब ही शून्य आता है। शून्य केवल तब हमें प्राप्त होगा जब कम से कम एक दो हो और कम से कम एक पांच हो। इसके अलावा किसी भी संख्या का आपस में गुणा करने पर शून्य नहीं मिलता है। तो अब इसमें भी जैसे अगर हम कह दें, जैसे इसी को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, 22 ले लीजिए और 34 ले लीजिए। क्या 22 और 34 के गुणा करने पर हमें शून्य प्राप्त होगा? क्या हमें 22 और 34 का केवल दो का गुणा करें शून्य प्राप्त होगा? आप कहोगे नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो तो है, 22 में भी दो है और 34 में भी दो है, लेकिन इन दोनों में क्या नहीं है? पांच नहीं है। और जब तक कि दो में पांच का गुणा नहीं होगा शून्य नहीं होगा, यानी कि उनके गुणनफल के लास्ट में शून्य नहीं आ सकता। तो इसमें भी देखिए पांच एक है, बाकी छह है। यहाँ भी देखिए पांच है और तीन है। ठीक है, यहाँ पांच और पांच है। कहने का मतलब यहाँ पर इन संख्याओं में, इसमें देखिए जरा 34 में 2 और 17, तो जो मिनिमम होता है, जो मिनिमम होता है वो जीरो को डिसाइड करता है। यहां पर देखिए पांच कितनी बार है? एक, दो, तीन, चार, चार बार पांच है। और दो कितनी बार है? एक, दो और तीन, इसमें भी दो है, दो तीन छह, तो एक, दो, तीन, तीन बार क्या है? तीन बार दो है। तो जो शून्यों की संख्या होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? जो कम होगा। जो कम होगा वही शून्य का निर्धारण करेगा। यानी कि यहाँ पर तीन बार दो का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? तीन होगी। क्लियर? आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हम क्या देखते हैं? पांच कितने हैं, और हम ये देखते हैं दो कितने हैं। फिर उसमें से ये देखते हैं कि पांच ज्यादा है या मतलब पांच कम है या दो कम है। जो कम होता है वही शून्य की संख्या हो जाता है।
क्योंकि आप उतनी बार गुणा कर सकते हो एक दूसरे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक विद्यार्थी दो अंकों किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है। पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन तो पहले सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। दो अंकों की संख्या, अगर आपको दो अंकों की संख्या माननी हो तब आप क्या मानोगे, तब आप मानोगे हमेशा 10x प्लस y, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये दहाईकांक है और ये जो y है ये कौन सा है, इकाईकांक है। ठीक है, तो ये संख्या हो गई, ये तो पहली संख्या हो गई यदि दो अंकों की किसी संख्या। अब इसमें कहा जा रहा है उसमें क्या जोड़ा जाता है, जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है। अंकों को पलटने से प्राप्त कैसे होगी, 10, इसको लिख लीजिए, अंकों को पलटने से प्राप्त होगी 10 बाई प्लस एक्स, यही तो प्राप्त होगी ना। और इनको जोड़ने से जो संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 10x और x कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y, ये संख्या हमें मिल गई है। ठीक है, अभी हम आपको बता देंगे अंक कैसे पलटेगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या होती 45, क्या होती 45, यहाँ पर इकाई अंक क्या होता, y की जगह 5 है और 4 किसी जगह पे, चूंकि इसका मान 40 है अपने आप में, अगर आप इसको इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 40 यानी ये किसकी जगह पर है, x की जगह पर। अब हमने इनके स्थान बदल दिए तो हमने क्या कर दिया, 5 4 कर दिया, तो ये वाले को x को क्या बना दिया 4, तो अंक पलटना आपको आता होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो इस तरह से अब हम वो कह रहे हैं इनको जोड़ दीजिए, इनको हमने जोड़ दिया होती तो प्राप्त योगफल विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, आपको सीधा दिख रहा होगा इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, तब आप अंदर x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हर हाल में ये संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। एक चीज और हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलते हैं, क्योंकि ये तो जोड़ने वाली बात आ गई, अगर यही क्वेश्चन घटाने वाला होता तो फिर यहाँ पर ये किससे विभाजित होता, तो ये 9 से विभाजित होता, क्योंकि एक 10x में एक x ही घट जाता, y में घट जाता, तो 9x 9y बचता, कोई प्लस का कोई माइनस का, लेकिन वो विभाजित किससे मानी जाती, 9 से विभाजित मानी जाती। तो घटाने वाले में 9 और जोड़ वाले में 11, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। वो इंडिविजुअली पूछ रहा है कि अगर दो सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या होता है, और अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या होता है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो इनका योगफल क्या आ गया 6, जो कि ये क्या है, सम संख्या। अगर दो विषम की बात करेंगे तो हमने विषम में ले लिया 3 और एक विषम ले लिया 5, और 5 3 कितना होता है 8, जो कि खुद में अपनी क्या है, एक सम संख्या है। तो जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाए या दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या होता है, सदैव सम होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 1, ऑलवेज इवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में ही करेंगे, 50 क्वेश्चन है और आपको सभी कराने हैं, तो थोड़ी सी स्पीड तो रहनी चाहिए। अगला देखिए, हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स। देखिए ट्विन प्राइम्स आपको पता होना चाहिए। जो ट्विन प्राइम होता है वो क्या होता है, अभाज्य युग्म इसको हिंदी में कहते हैं। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है तो ऐसी संख्याओं के युग्म को क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 3 और 5। आप देखिए 3 और 5 दोनों क्या है, युग्म है, जोड़ा है, लेकिन इन जोड़े की खासियत है कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का अंतर है, इसीलिए एक ऐसी संख्या है, कैसी है, ट्विन प्राइम्स नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 5 और 7 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सहभाज्य होता है वो अलग होता है, 3 और 4 आपस में सहभाज्य हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो 19 से 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म होंगे। तो 19 से 51 के बीच में आप देख लीजिए कितने अभाज्य युग्म बनेंगे। यहाँ पर बनेगा, जो पहला बन जाएगा जाके वो क्या बनेगा, 29 और 31 बन जाएगा जाके, दूसरा 41 और 43 बन जाएगा। ये दो जोड़े बनेंगे जो ट्विन प्राइम होंगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो 2 का है, यही दो ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन प्राइम पे कई सारे आपके प्रीवियस एग्जाम देखिए, वहां पर हमने तो हर तरह का एक क्वेश्चन उठाया है, लेकिन वहां पर आपको देखेंगे तो 22 23 24 सभी में ट्विन प्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखिए विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। तो विभाजिता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाजिता हमसे पूछ रहा है। 9 से विभाजिता ये कहती है कि अगर हम उनके प्रत्येक अंकों को जोड़ें और उनका योगफल, उनका अंकों का योगफल, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है हो जाता है, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ऐसा नियम होता है 9 से विभाजित।
ठीक है, जैसे 3 से विभाज्यता का भी यही नियम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 2 8 1 9 9 3 12 12 4 16 और 16 और 5 21, यानी ये 9 से विभाजित, 21 9 से विभाजित नहीं है। अगर ये विभाजित नहीं है तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखते हैं। 2 1 3 और 6 3 9 3 12 13 और 13 5 18, 13 5 18 और 18 9 से कट जाती है, यानी ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। बहुत सिंपल सा रूल होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम 5 कैसी संख्याएं हमें दिखानी, भाज्य, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर्स हमें देखने हैं, और वो भी कौन से, शुरू के, और उनका भी क्या निकालना है हमें, औसत, एवरेज पता करना है। ठीक है, तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य है, और 3 भी कैसी है, एक अभाज्य है। 2 और 3 अभाज्य है, तो भाज्य यानी कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 4 से होती है। 4 कैसी है, एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। अब हम देख सकते हैं प्रथम 5 यानी कि लगातार 5 हमें कंपोजिट नंबर लिखने हैं, तो 4 के बाद कंपोजिट नंबर 6 तो प्राइम हो जाएगा, सॉरी 5 तो प्राइम हो जाएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा नहीं, 8 आएगा, 8 के बाद 9 कैसी संख्या होती है, 9 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 3 से कटती है, तो ये आ जाएगा 9, और कितनी हमें देखनी है, 5, और 9 के बाद आ जाएगा 10। इन सबका हमें एवरेज निकालना है, तो 5 है तो बटे 5 हो जाएगा। जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.4। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आप इसको लगाएंगे तो 7.4 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से आप मैराथन कर रहे हैं यहाँ नंबर सिस्टम की, जो कि आपके कुल क्वेश्चन का लगभग 1/3 है। ठीक है, आगे देखिए 1300, कितनी बार ये पिछले एग्जाम्स में 2013 से लेके अभी तक अगर हम बात करें तो 20वीं बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टाइप का। ये फेवरेट टाइप का क्वेश्चन इनका रहा। 1300, 13 इकाई, 13 दाई में माइनस 1000 तो क्या आएगा, तो 1300 का मतलब तो आप सभी जानते होंगे 13 से, तो 1300 ही होता है। 13 इकाई का मतलब होता है 13 में गुणे 1, तो 13 इकाई तो 13 ही होगा, और 13 दहाई का मतलब होता है गुणे 10, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 130। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 4 1 1443 में क्या घटाना, 1000 घटाना। 1000 जब आप इससे घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 443, 443, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे दिखाई देते रहे। आधा घुमाने का मतलब क्या होता है, आधा घुमाने का मतलब होता है 180 डिग्री उसने उनको घुमा दिया। अगर हम एक को 180 डिग्री घुमाएं तो कैसे होगा, पहला 90 डिग्री घुमाने पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और फिर 180 डिग्री घुमाने पर ये फिर से ऐसा हो जाएगा, मतलब इस तरह का हो जाएगा। तो एक को अगर हम 90 घुमाएं तो ये हॉरिजेंटल की हो जाएगा, कैसी हॉरिजेंटल हो जाएगी, और फिर कैसी हो जाएगी, वर्टिकल। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पुनः अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा अगर उसको 180 डिग्री घुमाया जाए। आप ये बात समझ चुके होंगे। लेकिन अगर किसी और अंक को घुमाना चाहो आप, तो जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। जैसे कि अगर आप 5 को घुमाना चाहोगे तो 5 पहले तो इस तरह से हो जाएगा कुछ, अगर ऐसा करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और फिर ऐसा करोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री घुमाने पर ये ऐसा उल्टा बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कौन से यहाँ पर नंबर्स हैं, कौन से डिजिट हैं जो पहले जैसे ही दिखाई देते रहेंगे। ऑब्वियसली एक तो हम आपको बता ही चुके हैं, 0 एक ऐसा और है जिसको आप जब घुमाओगे 180 डिग्री तब ये वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 और दूसरा है, 8 को ऐसा करोगे, दूसरी 90 डिग्री पर ये कैसा आ जाएगा, 90 पर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और फिर से 180 करोगे तब फिर से दोबारा ऐसा ही हो जाएगा। तो 0 और 8 ऐसे वो नंबर्स हैं जो 180 अंक घुमाने पर वैसे ही रहेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाजित हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, और अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये हमसे कहा जाता है, जैसे यहाँ तो संख्या दी थी, वो ये कह देते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें इससे भाग लगाने पर वो पूर्णता इससे पूर्णता विभाजित हो जाए, क्या उसमें घटाएं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है, क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या इससे हो जाए। तो 60078, इसमें से हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं क्या घटाएं जो इससे विभाजित हो जाए। तो जरा हम 245 से विभाजित करके देख लेते हैं, और देखते हैं कि इसको विभाजित करने पर कितना बचता है। भाई वही शेष बचेगा जो एक्स्ट्रा होगा, तो जरा घटाइए इसको, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 45 गुना 90, और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 490 हो जाएगा, 110 बचेगा। 7 कितनी बार जाएगा, ये ढाई चकू 4 बार जाएगा शायद, 4 पंचे 20, 4 चकू 16, और 2 18, और 4 दूनी 8, और 1 9, 980। 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 127 बचेगा। फिर से 8 से काटिए, अब 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 55 25, और 5 चौको 20, और 20 2 22, और 5 दूनी 10,
और 10 और 2 12, ठीक है। तो ये बचेगा। अब हम देखते हैं कितना है यहाँ पर, 8 से 5 गया तो ये बचा 3 और 7 से 2 गया बचा 53। देखिए जब हमने 245 से इसमें भाग लगाया तो भाग तो गया, लेकिन इसने कितना शेष रिमाइंडर कितना रख दिया है, यहाँ पर शेष बच गया है 53, 53 रिमाइंडर बचने पर क्या इसका निष्कर्ष, इसकी मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि अगर हम इससे 53 घटा दें, अगर हम इससे 53 घटा दें तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किससे, 245 से। तो यानी कि घटाने की बात कह रहा है तो हमें 53 घटाना पड़ेगा। अब इसमें हम एक अलग क्वेश्चन और बना रहे हैं जो कि पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन है कि इसी संख्या में हम क्या जोड़ दें, इसी संख्या में हम क्या जोड़ दें कि वो 245 से विभाजित हो जाए। अभी तो घटाने की बात कह रहा है और हम ये कह दें इसी संख्या में हम क्या जोड़ दें कि वो 245 से विभाजित हो जाए, तो उस कंडीशन में पता है क्या जोड़ा जाएगा। देखो एक तो 245 बार तो पूरा पूरा चला गया, 53 यहाँ पर बच रहा है, तो इतना तो हमारे पास है। हमें कितना, अगर हम यहाँ पर एक बार और बढ़ाना चाहें, मतलब 5 की जगह हमारा क्या हो जाए जाके 6, तो 6 का मतलब है जितना 5 में आ रहा था उससे 245 और ज्यादा हो जाए। 53 तो पहले से इसमें शेष बच रहा है, ज्यादा है, तो 53 आप इसमें घटा दीजिए। 53 घटाने पर जो बचेगा 2, और ये कितना बचेगा 2 और 24 से 5 के 19, यानी 192। 192 अगर इस संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये संख्या फिर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 245 से, लेकिन वो क्वेश्चन बदल जाएगा, वो घटाने वाला ना होकर के कैसा हो जाएगा, जोड़ने वाला हो जाएगा। आपको दोनों तरह के कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। देखिए 6 घंटे हैं और उसमें हमें क्या पता क्या करना है, में सेकंडों की संख्या हमें पता करनी है। सेकंडों की संख्या निम्न में से किसकी, मिनटों की संख्या थी, ठीक है, मिनटों की संख्या के बराबर होगी। क्वेश्चन को समझ लीजिए, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो पहले सेकंड निकाल लेते हैं हम। सेकंड कितने बनेंगे, कितने घंटों में, 6 घंटों में सेकंड, एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600, ठीक है। तो 6 घंटों में सेकंड कितने हो जाएंगे, तो सेकंड हो जाएंगे 6 घंटों में। ये कितने के बराबर हैं, मिनटों के, मिनटों के बराबर हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिए, दिन। तो पहले तो बताइए सभी ऑप्शन दिन में है और हमें दिन के भी क्या निकालने, मिनट। तो एक दिन में मिनट कितने होते हैं, एक दिन में मिनट क्या, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो ये जो होगा जाके ये एक दिन के मिनट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, एक दिन के मिनट। फिर से समझ लीजिए, ये एक दिन के मिनट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में घंटा कितने होते हैं 24 और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। जब इन सब का आप गुणा करोगे तो ये मिनट आ जाएंगे, वो भी कितने दिन के, एक दिन के। और ये यहाँ पर क्या दिए, सेकंड, ये सेकंड दिए हैं, तो कितने सेकंडों के बराबर होंगे, तो कितने सेकंडों के बराबर होंगे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए इसी से, 24 गुणे 60 से डिवाइड करोगे तो ये 6 बार जाएगा, 60 बार जाएगा। और यहाँ कर दीजिए 6 चौक 24 और 6 10 बार जाएगा, 2 तिया और 2 पंचे 5 तियो 15। तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 15 दिन। यानी 15 दिनों में, यहाँ कोई सेकंड्स की कंपैरिजन नहीं की जा रही, सिर्फ संख्या मिलाने को वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने सेकंड बनेंगे वो कितने दिनों में मिनटों के बराबर होंगे। तो 15 दिनों में जितने मिनट होंगे उतने ही 6 घंटे में सेकंड होंगे। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 डेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है अगर हमें आपको नंबर सिस्टम का बेसिक नहीं पता है कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। देखिए अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती प्रत्येक संख्या, तो यहाँ से इसका वो दिया गया कथन, प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। देखिए किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जो उसमें जोड़ने पर जो उसका मान आए वो शून्य हो जाए। जैसे हम कहें अगर 4 का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, -4 होगा। 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -4 होगा। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तब इसका मान कितना आ जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का ऐसा मान होता है कि जो उसमें अगर आप जोड़ दो तो उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। प्रायः क्या होता है, अगर इधर पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर किसी से कोई निगेटिव संख्या दी है तो उसकी अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सेम रहती है, क्योंकि उन्हीं को जोड़ने पर मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो योज्य प्रतिलोम आप समझ गए होंगे, जिसे आप एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग, तो हम कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। और पूर्णांक हमने आपको बताया, पूर्णांक कितने तरह के होते हैं, पूर्णांक इधर पॉजिटिव और निगेटिव। क्या हो सकता है, मतलब हम कहें इसको तो -3, -2, -1,
इसके बाद अगला पूर्णांक क्या आएगा 1 2 3। जीरो की अगर हम बात करें तो ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है, न्यूट्रल वैल्यू होती है इसकी। और जो ऋणात्मक होते हैं वो ये होते हैं, धनात्मक ये होते हैं। तो कोई भी पूर्णांक हम ले सकते हैं, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। तो किन्हीं भी दो पूर्णांक हम एक -2 ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं +3, ठीक है। और इनका योग करने पर हमें क्या मिलेगा, आप सभी जानते होंगे, इसका योग करोगे तो आपको 1 मिलेगा। और वो क्या कह रहा था, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में प्रत्येक से बड़ा होता है। तो इनका योग तो 1 आया, क्या ये प्रत्येक से बड़ा है? -2 से तो बड़ा है, लेकिन क्या 3 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो यानी ये बात जो कह रहे हैं ये बात भी गलत है। और पहली बात भी गलत थी, क्या है, प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी कैसे हो सकती है? प्रत्येक, यहाँ देखिए 4 है तो ये -4 होगी, तो यहाँ तो बड़ी। लेकिन अगर ये हम -4 करते हैं और यहाँ हमें +4 करना पड़ेगा, क्योंकि तभी योज प्रतिलोम होगा, तो प्रत्येक संख्या इससे बड़ी कहाँ होगी? यानी ये कंडीशन भी कैसी है, फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। आप दोबारा इसको देख सकते हैं क्या हम कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्या कह रहा है 3 नंबर पे, क्या है अगला? कह रहा है कि -2 का परिवर्ती -1 है, सक्सेसर ऑफ -2 इज -1। देखिए परिवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है, किसी भी संख्या, मान लीजिए 100 दिया है तो 100 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 99 होगी, और परिवर्ती क्या होगी, 101 होगी। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर हमें परिवर्ती मिलता है और उससे एक घटाने पर हमें क्या मिलता है, प्रीडेसेसर, यानी उससे पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, ठीक है, और वो सक्सेसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन था -2 का परिवर्ती -1 है। -2 में अगर आप +1 करोगे, परिवर्ती है ना, तो आगे की संख्या हमें पता करनी है, तो क्या उत्तर आएगा, -1 आएगा। यानी ये -1 ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो ये बिल्कुल सही है, सी सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। हमने पहले ही बताया है, अगर एक संख्या, मान लीजिए हमने ले लिया -2 और उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो योज्य प्रतिलोम अभी हम बता चुके हैं, अगर माइनस लिया तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, पॉजिटिव, यानी +2 होगा, ठीक है। और इनका गुणनफल सदैव नकारात्मक होता है, सॉरी सदैव नकारात्मक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक उसमें निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, जब आप गुणा करोगे तो वो निगेटिव वैल्यू ही देगा। और ये भी हमारा ऑप्शन कैसा है, डी भी सही है। तो ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 3 एंड 4 कहाँ पर है, कोई ऑप्शन इसमें लग रहा है इसमें ऐसा, पता नहीं, इसमें ऑप्शन या तो पूरे दिए नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि 3 और 4 सी और डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में है। हमें इसमें पता करना है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है ना, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर हमें जाना है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम आप जानते होंगे, जहां पर संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में चलती है, पहले छोटी फिर उसके बाद उससे बड़ी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होता है वहां पर, ठीक है। तो अच्छा ये क्वेश्चन आता क्यों है, इतना कोई टफ होता नहीं, फिर भी क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स दिए होते हैं वो डेसिमल में दिए होते हैं। डेसिमल में होने की वजह से ये यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, और जल्दी में कोई लगाता है तो उससे गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा, कि सबसे बड़ी पहले होगी 20.2 है, ठीक है, 2.20 है, ठीक है, ये इससे छोटी है। 2.20 के बाद क्या 2.02 है, 022 है, तो 022 है। इसके बाद 2.2 सभी में चल रहा है, 02 है। अब ये देखिए, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी ये है, क्योंकि यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.002 है, ठीक है, ये इससे छोटी है। और इसको देखिए यहाँ तो 2 है, ठीक है, 0.22 है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ये कैसा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको निकल आएगा कि ऐसा नहीं फॉलो कर रहा होगा। 20.2 है, 2.20 है, यहाँ तक ठीक है। 2.02 है, ये भी ठीक है, 02 है, छोटा है उससे। अब बट यहाँ देखिए 2.02 के बाद 2 और है, तो ये छोटा है, ये जबकि क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। इससे इस नंबर से ये नंबर कैसा है, बड़ा है, तो इसको कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, इसीलिए ये वाला कैसा है, गलत है, ठीक है। बाकी आप किसी में भी देखेंगे तो इसी तरह से आपको लगेगा, देखिए ये बड़ी संख्या और ये कैसी है, छोटी संख्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से आगे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऑर्डर यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है सिवाय एक के। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। एक क्वेश्चन हमने इसका भी रख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 1 2 3 4, 10,000 होती है सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, ठीक है। और छोटी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। क्या करना है, इसमें का अंतर बताइए, इसका हमें डिफरेंस पता करना है। 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9001, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, बट एक तरह का क्वेश्चन ये आता है इसलिए हमने इसमें रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसमें जो रूल्स लगता है सबसे पहले आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमें क्या लगाना, बॉडमास का रूल लगता है, ठीक है। तो ब्रैकेट वगैरह तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें जो भाग है उसको सबसे पहले करना होगा, है ना, डिवाइड सबसे पहले करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर एडिशन होगा तो एडिशन, इसके बाद सब्सट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। बॉड मॉस में यही होता है। तो बाकी हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगर इसका हम भाग लगाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर माइनस का चिन्ह लगाए और इसका गुणा कर दीजिए, 16×3 = 48 और 5×3 = 15 यानी 49.5 ये हो जाएगा। इधर इसका भी गुणा ही है तो गुणा ही कर दीजिए, 13×3 = 39 और 1.5 यानी माइनस में रहेगा, और 40 यानी 40.5, सही है ना। 39 और 1.5 यानी 40.5। अब आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज कैसी है, माइनस की है, तो इनको आप जोड़ लीजिए। 49.5 माइनस कितना हो जाएगा, 47.5। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल है तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। जो कोई नई अवधारणा आएगी, नया कॉन्सेप्ट आएगा, वहां थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी। तो हमें कौन सा क्रम लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, बढ़ता क्रम लगाना है। तो बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ता क्रम लगाइए तो सबसे पहले 8.8 हर जगह है, 8.8। अब इसमें भी कौन सा आएगा, ये 08 है, ये 8 है, ये सबसे बड़ी लग रही है हमें, तो क्या हो जाएगा 08। इसके बाद कौन सा आएगा 8.8 ये आएगा, इसके बाद आएगा 8.80, इसके बाद ये हो गया। अब क्या आएगा 8.08, इसके बाद आएगा 8.008 और सबसे लास्ट में आएगा 0.88। आई थिंक यही हमारा ऑर्डर है। अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ता क्रम है 8.808, 8.80, 8.08, 8.008, ठीक है। तो यहाँ थर्ड नंबर जो पूछा गया था हमसे, तो थर्ड हमारा हो जाएगा ये 8.08। यही वो हमसे पूछ भी रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 57,341 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन इसमें। तो इन दोनों में हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू का, वो भी क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, डिफरेंस निकाल लीजिए। इसमें अगर हम 7 का स्थानीय मान देखें तो क्या आएगा, स्थानीय मान 7000 आएगा, क्योंकि ये कौन से स्थान पर, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, ठीक है। और इसका डिफरेंस किसके साथ निकालना है, अंतर हमें इसमें 4, तो इसमें 4 क्या है, एक्चुअल में 400 है। तो 400 का जब डिफरेंस आप निकालोगे तो वो सिंपल है, कितना आ जाएगा 6600 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और शेष फल का 4 गुना है। अगर इसको इस तरह से दें तो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जो ऊपर आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप इसमें रिलेशन बिठाओगे तो रिलेशन इसका बनता है भाज्य बराबर, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, भाज्य बराबर जिससे भाग दिया जा रहा है, भाजक प्लस गुणे भागफल, यानी जो आ रहा है मान, भागफल क्वोशिएंट, और में प्लस जो बच रहा है शेष यानी रिमाइंडर, उसको हम जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, भाज्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हमें अगर पता करना हो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर जिससे भाग दिया जा रहा है इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह में इसमें हम मान लगा दीजिए तो आपका क्वेश्चन ये लग जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसको जरा देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा था कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है, और शेष फल का 4 गुना। यदि शेष फल दिया था कितना, 5, तो शेष फल का 4 गुना क्या है, शेष फल का 4 गुना भाजक है। तो भाजक अगर 4 गुना है तो 5 शेष फल है का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाजक। ये क्या हो गया, भाजक हो गया, ये हो गया भाजक। और भाजक भागफल का 5 गुना है तो भागफल क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा, ये जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है, तो ये 5 गुना किसका होगा, 4 का। अब तीनों चीजें आ गई हमारे पास, क्या आ गया है, हमारे पास शेष आ गया है 5, हमारे पास भाजक आ गया जिससे भाग दिया जा रहा है 20, और 4 शेषफल आ गया। तो बस लगा दीजिए 20 में गुणे क्या भागफल आया था 4, और में प्लस रिमाइंडर कितना आया था 5, उसका मान आ जाएगा 85, यानी जो हमारा डिविडेंड होगा वो कितना होगा, 85 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की संख्या है, एक 6 अंकों की संख्या दी गई है, ये है 6 अंकों की संख्या में k का मान क्या होगा यदि यह संख्या 6 से विभाजित हो। और 6 से विभाजिता क्या कहती है, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है मतलब वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए
और वो 3 से भी कैसी होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, तभी वो 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 2 से विभाजिता ये कहती है कि 2 से विभाजिता क्या कहती है कि अंतिम अंतिम डिजिट हो वो क्या हो, सम हो, क्योंकि तभी क्या होगा, सम या जीरो, बात वही है, तभी वो किससे विभाजित होगा, 2 से। और 3 की विभाजिता कहती है कि अंकों का योग जो हो वो किससे कटे, 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तभी वो संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। तो यही कंडीशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो के की जगह पर क्या नहीं हो सकता, एक तो हो नहीं सकता, के की जगह पर एक तो हो नहीं सकता क्योंकि सम संख्या चाहिए, 2 से भी कट रही है, ठीक है। 0 4 6 में हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं जरा जोड़ के, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 के बाद यहाँ पर हम क्या रखें कि वो 3 से कट जाए। तो अगर आप 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 1 रखने पर वो 2 से नहीं कटेगी, तो ये हटा दीजिए। अगर 0 रखोगे तो भी कुछ नहीं होगा, 4 रखोगे तो 20 4 24, और 24 संख्या होगी तो वो 3 से भी कट जाएगी, 24 खुद का इनका योग 3 से कट जाएगा, और 24 4 लास्ट में होगा तो ये पूरी संख्या 2 से तो कट ही जाएगी, यानी ऑप्शन क्या होगा, 4 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96, ठीक है। देखिए 96 से अगर हम फैक्टर्स की बात करें, तो हो जाएंगे इसके 2 गुना 4 गुनी 8 गुनी 16 गुनी 32 गुनी 96, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब इनको आप देखिए तो यहाँ कितनी है, 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 1 है, ठीक है। अब इनका अगर हम फैक्टर्स का योग देखेंगे तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 2 की पावर 0 में प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और गुणे हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आ जाएगा 2 2 4, सॉरी ये 1 आएगा, 1 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 32, ठीक है। और यहाँ पर गुणे हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जब ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे और इसका 3 यानी कि 4 का उसमें गुणा करेंगे, इसको जब आप ऐड करेंगे और 4 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको तरीका पता हो गया है कि जितनी पावर्स होती हैं उसमें हम एक 0 की पावर और बढ़ा के जितनी होती है सबको लिख के जोड़ देते हैं, और जो अगला होता है उसको गुणा में उसको अलग करते हैं। अगर और भी कुछ होता है इसके आगे फैक्टर्स में तो उसको भी गुणा में करके और उनकी घातों को आगे इस तरह से जोड़ देते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 252, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या आपको इसकी पावर्स को इसमें रिप्लेस करना है, तो कैसे हो जाएगा, इसको ही देख लेते हैं। 3 है तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, देखिए 3 0 1 2 3 यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5985.3। अगर इसकी बात करें तो 3 0 तो हट जाएंगी, 3 दशमलव हट जाएगा क्योंकि 4 पावर है और एक और 0 लग जाएगी, तो 6595 और 0। अगला है यहाँ पर 5 है यहाँ और यहाँ 2 है तो 3 इसके आगे और 0 लग जाएगी, 343 और कितनी 0 3 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 3 घाते हैं, 3 ही डेसिमल पॉइंट है तो 004। अब पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जरा सा आप करेंगे कैलकुलेशन वो आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न के विकल्पों में से वह संख्या पहचानी है जो 3 तथा 4 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो परंतु 9 से विभाज्य ना हो, परंतु किससे विभाजित ना हो, 9 से विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्या आपको पता होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से विभाजता और 9 से विभाजता दोनों से विभाजता ये कहती है कि उसके अंकों का योगफल इनसे इंडिविजुअली डिवाइड होना चाहिए। मतलब 3 से कोई विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, और 9 से विभाजित तभी होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। और 4 से विभाजता कहती है कि उसके इकाई और दहाई के अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। तो पहले कुछ चीजें हम अलग कर लेते हैं। 4 से विभाजित कौन सा 12 हो जाएगा, ये 6 नहीं होगा, इसको हटा देते 10 नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि 4 से विभाजितता हमें देखनी है, ठीक है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 दूनी 16 और 16 और 5 कितने होते हैं, 16 5 21 होते हैं, जो कि 3 से कटता है यानी 3 से विभाजित होगी। लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 21 9 से विभाजित नहीं होता है, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो 3 और 4 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। पहले हटा दीजिए जो जरूरत नहीं है इनकी, और बस उतने पे कैलकुलेशन कीजिए जिसकी आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, रोमन नंबर्स आ जाते हैं तो उनको आपको पता होने चाहिए रोमन नंबर्स किस तरह से होते हैं। अगर आई डिनोट करता है 1 के लिए, वी करता है 5 के लिए, एक्स करता है 10 के लिए, और आपका एल करता है 50 के लिए, सी करता है 100 को डिनोट करता है, और एल करता
सी 100 को करता है और डी करता है 500 को और इसके बाद आ जाता है एम करता है 1000 को। ठीक है, तो ये कुछ रोमन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, साइन होते हैं जो उनको डिनोट करते हैं। बाकी हम लोग देख लेते हैं इससे क्या बनता है। रोमन संख्याओं में एक्सएल, एलएक्स और इससे बराबर कौन सी संख्या बनेगी, तो पहले इसमें देख लेते हैं। एक्सएल का मतलब क्या है, देखिए एल का मतलब 50 है, एक्स उसमें कम है तो इसका मान कितना हो जाएगा 40। ठीक है, एल का मतलब 50 और उसमें कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, उसमें 10 कम हो रहा है, तो इस तरह से 40 हो जाएगा। एल एक्स, एल मतलब होता है 50, अगेन 50 और एक्स का मतलब 10 यानी ये 60 हो जाएगा। और माइनस माइनस दिया है क्या, चलिए माइनस ही देख लेते हैं। हाँ माइनस क्या है, एल एक्स एक्स, देखिए एल 50 एक्स एक्स मतलब यहाँ 70 हो गया और ये 4 हो गया, ये हो गया 74। अब इसका अगर आप मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 100 से हमें कितना कम करना है 74 कम करना है, तो ये बचेगा जाके 26। ठीक है, 26 की वैल्यू जहां पर लिखी है वही हमारा मान हो जाएगा। 26 कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए डबल एक्स और 6 के लिए वी आई, डबल एक्स वी आई जहां भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, डबल एक्स वी आई। ठीक है, इस तरह से आप रोमन्स को लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा था, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। पहले जो संख्या इसमें जोड़ी जाती है वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। किसी भी संख्या में 100 में एक कोई संख्या जोड़ो, 100 में कुछ भी आप जोड़िए, कुछ भी आप जोड़िए, मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ भी जोड़ा, वही चीज आप 100 में से क्या करोगे, घटाओगे और इनका योगफल कह रहा है इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। और यहाँ जो एक प्राप्त होगी एक यहाँ प्राप्त होगी, उनका आपको क्या निकालना है, योगफल। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो योगफल क्या हो सकता है, देखिए 100 में आप एक पूर्ण संख्या क्या जोड़ सकते हो, आप 100 में थोड़ी देर के लिए 100 ही जोड़िए। अगर हम 100 में 100 ही जोड़ते हैं, 100 में 100 ही जोड़ते हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर अगर 100 में हम 100 घटाते हैं तो घटाने पर, अगर हम 100 घटाते हैं तो घटाने पर क्या आएगा, 0। तो इन दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो योगफल क्या होगा, 200, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं इसको खुद भी करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 6 दिनों का हम एवरेज टेम्परेचर देखें तो कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनमें से प्रथम 5 दिनों का औसत तापमान जो है, प्रथम 5 दिनों का अगर औसत तापमान की बात करें तो वो कुछ देर है कि कितना है, ये है 31 है, ये सब दिया। तो छठे दिन का तापमान बताइए, 6th डे तापमान क्या होगा, जो छठा दिन होगा, छठवा दिन, उसका तापमान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका इसको है, या तो आप बेसिक तरीका है इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ के इनको, ये जो 5 दिनों का टेम्परेचर दिया है, इन 5 दिनों के टेम्परेचर को आप जोड़ लीजिए और इसके बाद 6 दिनों का है ना, तो 32 छक्का कर दीजिए, 6 दिनों का योग आ जाएगा और ये 5 दिनों का योग आ जाएगा। 6 दिनों के योग से 5 दिनों का योग जब आप घटा देंगे तो एक दिन का टेम्परेचर निकल आएगा। लेकिन दूसरा तरीका इसका ये भी है, 32 डिग्री सेल्सियस है 6 दिनों का, आप ये देखिए 32 से कितना कम या ज्यादा हो रहा है इन 5 दिनों में। तो देखिए क्या हो रहा है, 31, तो कितना कितना कम हो रहा है, -1। उधर देखिए ये भी 31.5, तो 0.5 कम हो रहा है मतलब माइनस। ठीक है, और अगला ये दूसरे में देखिए 32.5, तो ये कितना है, पॉइंट प्लस है 0.5। अगला देखिए 31, अगेन 31 है, तो ये भी कितना है, -1, कम है एक 32 से, इससे एवरेज से ये कम है। और ये 32 है तो ये सही है, 0 है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए एक 0.5 ही कट जाएगा क्योंकि प्लस एक माइनस, एक में ज्यादा था एक में कम था, ये -2 तो ये -1 कितना हो जाएगा, -2। तो जो टेम्परेचर छठे दिन होना चाहिए वो एवरेज से 2 ज्यादा होना चाहिए, तभी पूर्ति कर पाएगा यहाँ पर जो कमी हुई थी धूप की। यानी वो होना कितना चाहिए, 32 और 2 यानी 34 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करने से आप बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म हमने आपको भी बताया था शुरुआत में, ट्विन प्राइम्स नंबर बोला जाता है। वैसे वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच जो अंतर होता है वो 2 का होता है, जैसे कि 3 और 5। और इसी तरह से आ जाएगा 5 7 हो जाएगा, और यहाँ पर अगला हो जाएगा 11 और 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 17 और 19 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 29 और 31 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 41 से लेके 43, मतलब 41 और 43। तो कुल मिला के जितनी भी संख्याएं लिखी हैं आप इसमें देखोगे इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है, 2 का है। तो ऐसे युग्म जिनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 1 से 50 तक ऐसे कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 1 से 100 तक में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकों 8 1 7 के उपयोग से, ये 3 अंक हैं,
3 अंक है, इन 3 अंकों 8 एक 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की, जबकि ये 3 ही अंक दिए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जबकि इन अंकों में से कोई अंक को आप 2 बार लिख सकते हो। तो 2 बार आप किसे लिखना चाहोगे, जब आपको बड़ी संख्या बनानी है तो आप 8 ही को लिखना चाहोगे, क्योंकि जब 8 को 2 बार लिखोगे इस तरह से आप लिख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपकी बनके तैयार हो गई है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है, यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा। पहले तो ये देख लीजिए, 5 क्रमागत सम संख्याएं और उनका योगफल कितना हो, 60। अगर आपको क्रमागत सम संख्या माननी हो तो आप किस तरह से मानोगे, एक हो गई x, दूसरी हो गई x+2। x+2 क्यों मानते हैं, क्योंकि हर, जैसे ये 2 है तो 2 के बाद अगली क्रमागत क्या होगी, 4, 4 के बाद क्या होगी, 6। तो आप इसमें देखेंगे कितना जोड़ा गया, तो इसीलिए यहाँ पर किया गया। अगर पहली 1 से दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 हो जाएगी, चौथी x+6 हो जाएगी, पांचवी x+8 हो जाएगी। ये 5 संख्याएं हो जाएंगी। इनका योग बता रहा है, इनका योग कितना है, इनका योग बोल रहा है कि इनका योग 60 है। इनका योग कर देते हैं और किसके बराबर कर देते हैं, 60 के बराबर। यहाँ से x का मान आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 x बराबर क्या होगा जाके, 2 4 2 6 6 12 और 12 8 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा 40। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 8 40। सही है ना, 8 6 14 4 18 2 20, 20 घट जाएंगे 60 से तो 40 बचेगा, और 5 x हो गया जाके, तो कितना हो जाएगा जाके 5 8 40। x का मान आ गया 8। अब हम वो संख्याएं लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 के बाद जोड़ते भी जाइए जब उससे कोई दिक्कत नहीं है, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। ये 5 संख्या क्या ज्यादा लिख गए क्या हम, 5 1 2 3 4 5, ज्यादा लिख गए, यहाँ तक 5 और नहीं लिखे, ठीक है। तो ये 5 क्रमांक संख्याएं थी जिनका योगफल तो 60 था, लेकिन वो आगे कह रहा है उसमें आगे की 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए, 18 जोड़ी जाएंगी और 20 जोड़ी जाएंगी। ये 2 संख्याएं और जोड़ी जाएंगी, जब ये 2 संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो उनका योग क्या होगा, ये वो पूछना चाह रहा था। तो 60 में आप जोड़ दीजिए, 60 और 20 कितना हो जाएगा, 60 20 80, 80 18 98, तो 98 योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य युग्म होते हैं, तो हम आपको अभी बता चुके किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर 8 होते हैं, आप आगे उसमें देख सकते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। आगे देखिए, इनकी 50 क्वेश्चन है। 42 और 62 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी, देखिए 42 और 62 के बीच पूर्ण संख्या बस यही पूछ रहा है। पूर्ण संख्या है 42 के बाद क्या होती है 43, और ऐसे चलती चली आएगी, और यहाँ पर लास्ट वाली क्या होगी 61। इन सभी का आप योग देख, मतलब नंबर कितने होंगे, तो ये 19 संख्याएं, ठीक है। अब 20 की पूछे तो 62 से 42 घटा दीजिए और -1 कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्न की लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए, यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर, अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो कह रहा है क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई आएगी। तो इकाई की बात करें तो सबसे क्या होती है यहाँ पर, मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद इधर क्या आता है, सेंटीमीटर आता है। सेंटीमीटर के बाद ये उससे बड़ी होती है, और सेंटीमीटर के बाद क्या आता है इसे, डेसीमीटर आता है। डेसी के बाद मीटर आता है, इधर डेकामीटर आता है, इधर हेक्टो आता है, हेक्टोमीटर, और इधर किलोमीटर। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, किलोमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे जिस तरह से इनका सीक्वेंस होता है, और इस तरह से, तो सबसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब आपसे जो कुछ भी पूछा जाए, अगर इनको लगाना है कहाँ पर, यही लगाने हैं सीक्वेंस में लगाने, तो कौन आएगा, क्या पूछ रहा है, तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई आएगी, चौथे स्थान पर कौन सी आएगी, तो 1 मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, मीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल आपको ये चीज पता होनी चाहिए, वो वहां पर क्या पूछ रहा है ये बहुत जरूरी मैटर नहीं कर रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि एक 7 अंक की संख्या, ये 7 अंक की संख्या कोई लिखी है, को 11 से विभाजित करना हो तो पी का क्या मान होगा। देखिए 11 से विभाजिता आपको हमने पहले भी बताई है क्लासेस में, 11 से विभाजिता क्या कहती है कि सम स्थानों पर के अंकों का योग, सम स्थानों पर के अंकों का योग, सम स्थानों पर के अंकों का योग का डिफरेंस निकालना होता है विषम स्थानों पर के अंकों के योग के, विषम स्थानों पर के अंकों का योग। इसको समझते हैं टेक्निकली क्या चीज ये कह रहा है, जैसे ये तो क्या हो जाएगा 3 4 6 3 5 0 4, ठीक है। ये संख्या लिखिए। अब इसमें हमें कैसे करना है, विषम स्थान क्या होंगे, पहले जहाँ सम स्थान ही देखिए, सम स्थान क्या होता है, दूसरा, चौथा, छठा, ठीक है। तो इनका योग जरा देखिए क्या बन रहा है जाके, क्या बन रहा है जाके 0 P 4, तो ठीक है। मतलब यहाँ देखिए 4 P तो मान निकालना 0, P 4 प्लस P, और का डिफरेंस हमें किसके साथ देखना है, विषम स्थानों,
और विषम स्थान क्या हो जाएंगे, 1 3 5, 1 3 5 और 7। ठीक है, तो इनका योग देखिए जरा, 3 6 3 9, 9 4 13 और 13 5 18, 13 5 18। अब होता क्या है, सम स्थानों पर के अंकों का योग विषम स्थानों पर के अंकों का योग, यदि इनका डिफरेंस 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, कोई गुणज आए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 18 आ गया। अब 18 से यहाँ पर का जो, ये जरूरी नहीं है कि 18 इधर रखो या उधर रखो, आपको डिफरेंस देखना है और घटाना नहीं है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस का मतलब कोई भी बड़ा छोटा इधर उधर हो सकता है, उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो आप जब 18 चीज को घटाओगे तो क्या निकलेगा, देखिए 18 से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14। तो पी का मान हमेशा क्या रख दें कि वो 11 हो जाए। तो 14 हो गया है, और कितने कितने 11, 11 और 3 14 होता है। तो 11 की जगह, पी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3। जब यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा। और 7 जब 11 से घटाएंगे तो 11 मान आएगा। और जब भी इनका डिफरेंस 0 या 11 का गुणज आए तो वो संख्या 11 से कटेगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्याओं में से सही, रोमन संख्याओं में से सही रूप से नहीं लिखा गया। आपको ये पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है ना, ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं। तो इसको जरा देख लीजिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 25, क्या लिखा है 25। ये देखिए वी एक्स एक्स, ये कुछ भी नहीं होता है, वी एक्स एक्स कहीं नहीं लिखा जाता है, यही गलत है। बाकी हमारे जितने भी हैं सब सही है। ये देखिए 32 लिखा है, और ये एल एक्स, एल एक्स मतलब 60 और आई बी का मतलब 4, तो ये 64 लिखा है। ठीक है, तो चलिए हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राघव के पास केवल 5 10 रुपए के सिक्के हैं, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है। देखिए उसके पास 30 सिक्के हैं जो दो फॉर्म में हैं, 5 रुपए के और 10 रुपए के। 5 रुपए के 10 रुपए के फॉर्म में है दो सिक्के। ठीक है, और कुल धन जो बन रहा है, जाके कुल राशि जो बन रही है, वो राशि कितनी बन रही है, 195 रुपए की, 195 रुपए की राशि बन रही है। उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। तो उसके पास 5 और 10 के रुपए कितने कितने हैं, 30। ये तो कुल सिक्के हैं, ये कुल हैं। और कुल में है क्या क्या, कुछ 5 रुपए के हैं, कुछ 5 रुपए के हैं, और कुछ 10 रुपए के हैं। और बाकी उसके बाद जो रकम बन रही है वो 195 बन रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 और 10 के कितने कितने रुपए। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी इन सभी रुपयों को, 30 को कुछ एक मान लो। आपने सपोज कर लिया कि हमने सबको 5 रुपया मान लिया, तो 5 रुपए मानने पर ये राशि कितनी बनेगी, 15 यानी 150। कितनी बनेगी, 150। जब 150, हमने 5 रुपए सबको माना तो 150 बनी, तो कितने का अंतर आ रहा है, ये जरा देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का और 4, 45 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 45 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 45 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सबको क्या मान लिया था, 5। तो अब ये डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, क्योंकि उसमें तो 10 रुपए वाले दिए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 5 का। इस डिफरेंस में, इस डिफरेंस का आप भाग लगा दीजिए। जब आप भाग लगाओगे 5 का, तो ये कट के आ जाएगा 9। यानी कि ये 9 कौन से होंगे, ये 10 रुपए के 9 होंगे। तो 10 रुपए वाले, 10 रुपए वाले होंगे 9। और जब 9 10 रुपए के हो गए तो 30 में 9 हो गए तो 21। तो 5 रुपए के कितने हो जाएंगे, 21। तो यही आंसर जहाँ कहीं भी होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 5 रुपए के 21 कहाँ पर है, 5 रुपए, 5 और 10 रुपए की दोनों संख्या क्रमशः है। तो 5 के 21 और 10 के 9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो वो किस तरह से वर्क करती हैं। आप यहाँ देखिए ए प्लस बी, बी प्लस ए हो सकता है। अगर हम कोई ए बराबर अगर 1 ले लें और बी बराबर हम 2 ले लें, तो ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप 1 में 2 जोड़िए बराबर 2 में 1 जोड़िए, बात तो एक ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 3 आएगा। आप यहाँ देखिए क्या ऐसा हो सकता है, ए में बी घटाइए, 1 में -2 बराबर बी में 1 घटाइए, 2 में -1, क्या इनके मान बराबर आएंगे, इनके मान बराबर नहीं आएंगे। यहाँ -1 आएगा जबकि यहाँ 1 आएगा, यानी यही कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंडों और गुणजों के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फैक्टर्स, अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 11, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। 11 100 का गुणनखंड है। क्या 11 से 100 को काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का कोई अगर गुणनखंड होता है तो इसका मतलब है वो गुणनखंड उस संख्या को काटेगा, डिवाइड करेगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो 11 100 को नहीं काटता, यानी ये इसका गुणनखंड नहीं है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है 48 3 का गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि 48 जो है वो 3 का गुणज है। 3 का गुणज यानी 3 का मल्टीपल 48 होता है।
3 के पहाड़े में 48 आता है, तो यानी ये क्वेश्चन ये ऑप्शन हमारा सही है। 48 3 का गुणज है, ये बात बिल्कुल सही है, 3 के पहाड़े में 48 आएगा। बाकी आगे देखिए 11 110 का एक गुणज है, 11 110 का गुणज नहीं है, 11 का 110 गुणज है। 11 के पहाड़े में 110 आता है, ना कि 110 के पहाड़े में 11 आता है। लेकिन 11 110 का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, तो फैक्टर यहाँ लिखा नहीं है, गुणज लिखा है, इसलिए ये भी ऐसा है, गलत है। और बाकी क्या है 48 3 का वो चीज पहले ही हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x और y दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनका योगफल 110 है, ठीक है। x कह रहा है वो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 110 है, तो इनका अंतर 100 है, तो x माइनस वाई बराबर 100 है, तो x और y के मान क्या होंगे, तो x का मान हो जाएगा 105, आप लगा लीजिए, और y का मान हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। चलिए इनको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए और लगा लीजिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा 210, तो x बराबर 105, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण धन नहीं है। अगर पूर्ण धन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख ही रही होगी, आपको इतना पता होगा, 216 6 का धन होता है, 1010 का धन होता है, और 729 9 का धन होता है, ठीक है। तो यानी कि 333 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, संगीता, क्वेश्चन कह रहा है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। साबुन का मूल्य कितना है, 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है, दो 1 रुपए के सिक्के। हाँ, एक 5 रुपए का सिक्का का मतलब 5 रुपए हो गए, दो 1 रुपए के सिक्के का मतलब 2 रुपए हो गए, और 5 50 पैसे का सिक्के का मतलब है कितने हो गए, 2.5 रुपए हो गए। कितना रुपया हो गया उसके पास, क्या पूछ रहा है, उसे साबुन खरीदने के लिए कितने धनराशि की जरूरत है। तो जरूरत कितनी, 5 2 7 2 9, यानी कि उसको मात्र 50 पैसे की जरूरत है, 0.5 रुपए की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल, आप अब क्वेश्चन सिंपल आ जाएंगे थोड़े से, जो बिल्कुल सीटेट पूछते ही पूछता है, वो सिंपल रहता है। 3 कपों ए बी सी में समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं। ए में 4 कंकड़ों के रखे जाने, बी में 6 रख सकते हैं, सी में 12 रख सकते हैं। किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग अगर करा जाए तो 2 बार में गड्ढा भर जाता है, यानी उसमें कितने आते होंगे, 24 आते हैं। सी से 2 बार कोई चीज भर रही है, सी में एक बार में 12 है, तो कितने आते होंगे, 24 कंकड़ आते होंगे। मान लीजिए इस गड्ढे को केवल ए और बी के द्वारा भरा जाना है। यदि बी कप का प्रयोग 2 बार किया जा चुका है, बी कप में कितने आते थे, 6, और ये 2 बार किया जा चुका है, मतलब 12 ये भर चुका है, ठीक है। तो अब ए कितनी बार उपयोग किया जाएगा, तो बचा कितना है 12, और ए एक बार में भरता कितना था 4, तो उसको कितने कप डालने पड़ेंगे, 3 कप डालने पड़ेंगे, यानी ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, इतने ग्राम किशमिश और इतने केजी काजू को मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, सबको ग्राम में बना लीजिए। 48 केजी है, ये हो जाएगा ग्राम, और ये 2500 था, ये 2500 था, और किशमिश थी 3500 ग्राम, ठीक है, सब ग्राम में हो गए। पैकेट का भार क्या होगा अगर इनको किसमें किया जाता है, मिश्रण के बराबर 3 दर्जनों में पैकेट बना दिए गए। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, 5 5 10 8 18 के 8, और 4 2 6 3 9, सही है ना, 4 2 6 3 9, और एक 10, ये हो गया जाके। अब वो कह रहा है इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। 3 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 3 36, तो 36 का आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। जब 36 का आप भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी काट दीजिए, अगर आपको 12 3 36, 12 नियम 108, 900 बटे 3 काटोगे तो 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर अगर इनको हम इनको जोड़ें, +5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम संख्या अंकों तक पदों को जोड़ा गया। विषम पदों तक आप जोड़ोगे तो कितने होंगे, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब कितने हो गए पास, 1 2 3 4 5 6, ये सम पद है, यानी आपको एक पद यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा। आप विषम लीजिए पद, विषम मतलब 7 लो, 9 लो, 11 लो, इस तरह से लो। जब आप इसको लेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो आपके पास जो बच जाएगा वो केवल 5 बचेगा। अब ये चाहे विषम पद आप 19 लो जाके, चाहे जितने लो, एक 5 हमेशा ही बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला 100 लाख, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख को, तो देख लीजिए 100 ये हो गया 100 लाख को, अब ये 100 लाख है, एक्चुअली क्या है 100 लाख, और 100 लाख को क्या कहा जाता है, 1 करोड़ कहा जाता है। 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। बाकी 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो होती है।
और 1 मिलियन में कितनी होती है? 6 जीरो होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये होता है 1 मिलियन और वो होता है 1 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर प्रत्येक क्या है, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम होगी? 750 प्रत्येक वस्तु वाली कितने दर्जन वस्तुएं ली जाए? ठीक है, कैलकुलेशन है, आप इसको देख सकते हो, खुद भी लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना कोई टफ नहीं है जिसको हम सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। तो 8 जोड़ दिया जाएगा, दुगनी होगी, तो वो संख्या तो 8 ही होगी ना, तभी तो उन्हें आपकी दुगनी होगी, है ना, तभी वो दुगनी होगी। वह संख्या क्या होगी? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनको गुणा किया जाए। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इनको गुणा करना है। देखिए सबसे पहली बात है, ये संख्या दी है और एक ही का गुणा करना है। आप सब भूल जाओ ये क्या लिखा है। जब एक का गुणा करेंगे तो संख्या तो यही रहेगी, 1 0 1 0 1, यही रहने वाली है। आपको सिर्फ डेसिमल प्लेस करना है, कहाँ पर आएगा जरा ढूंढ लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 अंक, 1 2 3 4 5, यानी दशमलव आएगी यहाँ। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.0, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस करने का क्वेश्चन था, और कुछ इसमें खास था नहीं। ये भी बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, देख लो एक सेकंड में। 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए, जहाँ दुकानदार ने क्या किया, उन्हें 3 प्लेटों में बड़े दिए। 3 प्लेटों में बड़े दिए, बड़ों की कुल संख्या 12 थी। 12 थी। प्लेटों में रखे गए इन बड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप में व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं बन जाएंगी। 12 बड़ों को अगर प्लेट में रखा, इस तरह से रखो कि वो 3 क्रमागत सम संख्याएं बन, तो एक प्लेट में रखे गए बड़ों की अधिकतम संख्या क्या है? आप इसको चाहो तो बिल्कुल कुछ नहीं आता तो बेसिक तरीका बना लो, x प्लस 2 में क्या जोड़ोगे, x प्लस 4। आप इसको किसके बराबर कर दोगे? 12 के, ठीक है। और यह सिंपल सा है, 6 बड़े अधिकतम होंगे क्योंकि एक प्लेट में 6 रखे होंगे, एक प्लेट में 4 रखे होंगे, एक प्लेट में 2 रखे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हन्ना के पास 10 कार्ड हैं जिन पर 0 से 9 तक के अंक लिखे हुए हैं। वह इन कार्डों के उपयोग से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 3 अंकों की संख्या बनाना चाहती है। पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती है, 3 अंकों की संख्या बनाना चाहती है। यदि वे 4 और 5 अंकों वाले कार्डों का प्रयोग करे, 4 और 5 अंकों वाले कार्डों का प्रयोग करे, तब इस प्रकार बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की संख्याओं की जो 9 से विभाज्य है कुल संख्या होगी 10 ऐसी संख्याएं बनेंगी। और आप इस तरह से देख सकते हैं 4 0 5 5 0 4 5 4 0 और 4 5 0, ये 0 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, फिर 9 के साथ कॉम्बिनेशन जाएगा, 4 9 5 5 9 4 और 9 5 4 और 9 4 5। इस तरह से जब आप बनाओगे संख्याएं तो लगभग 10 संख्या बन जाएगी, ठीक है। बाकी आगे देख सकते हैं, आगे देखिए। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंक की 1 अंक की एक संख्या, 1 अंक की एक संख्या क्या होती है? 1 अंक की एक संख्या 1 होती है। जब 1 अंक की एक संख्या 1 होगी, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल 1 अंक प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, केवल 1 अंक ही प्रयोग किया जाएगा। तो अपेक्षित उत्तर क्या होगा? तो वो ये कह रही है, एक तो 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। जब ये आप करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 4 3 2 1, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 1 2 ये 5 4 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपको नंबर सिस्टम का एक भी कॉन्सेप्ट है जो आपका नहीं छूटा होगा।